हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी पार्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उनको कवर करेंगे। वैसे तो मैं आपको मोस्ट ऑफ द सारे पार्ट्स कवर करवाने वाला हूं बहुत ही छोटी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, जिससे आपको पूरे चैप्टर में क्या कुछ है एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आपका पेपर अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से हमारा ये सिलेबस है। हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.1 है बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम दो चीजें मेनली डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारा है एचसीएफ और दूसरा हमारा है बेटा एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर जो कि सबसे बड़ा होगा, जिस नंबर को हमारे गिवन नंबर से हम आसानी से डिवाइड कर सकेंगे और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। मैंने क्या बोला, यानी एचसीएफ अपने आप में ऐसा नंबर होता है बेटा जिस नंबर को हम अपने गिवन नंबर से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं बाय लीविंग रिमाइंडर एज अ 0। वहीं पर एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे पास ऑब्टेन होता है दोनों नंबर से, जिस नंबर को हम अपने गिवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। समझ में आ गया। इस नंबर देखो, जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम बेटा एलसीएम वो होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं पर बेटा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये वो छोटा नंबर होता है जिस नंबर को अगर हम अपने दोनों नंबर से डिवाइड करें तो आसानी से डिवाइड हो सकता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जिस नंबर से हम अपने दोनों नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस ये बात याद रखना है। एलसीएम के अंदर बेटा हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों नंबर्स लेते हैं, यानी एलसीएम में कॉमन भी आता है प्लस में बेटा नॉन कॉमन भी आता है। ठीक है, कॉमन प्लस नॉन कॉमन। वहीं पर एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ दोनों नंबर्स के बेटा कॉमन नंबर लिए जाते हैं, यानी जो दोनों में हो। कॉमन नंबर का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनके और ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते, यानी ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। प्राइम नंबर्स में हमारे पास जो नंबर आता है सबसे पहला वो आता है 2, फिर आता है बेटा 3, फिर आता है 5, देन 7 एंड देन 11 एंड सो ऑन। यानी ऐसे नंबर्स बेटा जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के अपने आप में दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक बेटा इटसेल्फ वो नंबर खुद होता है। यही दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है। ये याद रखना। तो अगर कोई आपसे बोले कि प्राइम नंबर भाई क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी वो नंबर प्राइम नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब प्राइम नंबर से हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पिक करके बताता हूं जो कि रैंडम नंबर ले लेते हैं हम इसमें से। पहले एक बार मैं 1 पार्ट ले लेता हूं, 140 का आपको बेटा प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप 140 लिखोगे। पहले आप शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से, जैसे आपने 2 से किया, तो 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 70 पर चला जाएगा। डिवाइड करना आपको आता ही होगा, नहीं आता है अगर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है तो सेपरेटली आप डिवाइड कर लो। तो 140 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 7 14 और बेटा 0 का 0, फिर 2 से करोगे तो ये 35 आ जाएगा। फिर बेटा हम 5 से करेंगे तो 7 पर चला जाएगा, और फिर 7 से करेंगे अगर आप तो आपको 1 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप 140 को देखें तो उसके प्राइम फैक्टर्स में आगे आपके पास 2 × 2 × 5 × 7, जिसको आप फर्दरली लिख सकते हैं 2 raised to power 2 × 5 × 7। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद ये भी चीज याद रखनी है, एलसीएम और एचसीएफ जब हम बोलते हैं तो डेफिनेट सी बात है वहां पर एक नंबर का एलसीएम या एचसीएफ नहीं होता है। अगर कोई एक नंबर आपके पास गिवन है, जैसे मैंने कहा 4 का एलसीएम बताओ, तो बेटा 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 4 का एचसीएफ बताओ तो 4 का एचसीएफ भी 4 ही होगा। समझ में आ गया, 4 का एलसीएम 4 है, 4 का एचसीएफ 4 है। क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से कभी भी HCF या LCM निकालने के लिए आता है तो दो नंबर्स होते हैं वहां पर, जिसे आप एक PX और दूसरा QX कह देते हो। तो यहां पर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आता है, अगर मान लो मैं रेंडमाइज ले लूं और मैं ले लेता हूं मान लो 5005, ये करना है, और इसको अगर हम करें तो 5005 ले लेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास ये पुरानी बुक है NCERT की तो ये सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी, और अगर न्यू बुक है तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। उसका जो पहला एक्सरसाइज था यानी पुरानी बुक में, वो एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास थ्योरम हटा दिया गया है, अब नहीं आएगा, वो पहले आता था। तो 5005 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जिसका भी यूनिट प्लेस 5 होता है वो 5 से तो डिवाइड होता ही है ना, तो कर दो 5 से। तो 5 से 5 1 जा 0 0 1 जा, ठीक है, इतना आ गया, 5 से हो गया। अब बेटा 7 से ट्राई करो, 7 से करोगे तो कितने पे जाएगा, 7 1 जा 3 आ गया, 7 4 जा 2 हो गया, 7 3 जा 143 हो गया ना। फिर ये जाएगा बेटा 11 से, 11 1 जा 11 3 जा, और फिर जाएगा बेटा ये 13 पे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या मिल गया, 5 7 11 एंड 13। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ योर गिवन नंबर 5005, जो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है 5 7 11 एंड 13। इस तरीके से बाकी भी जो है आपके पास, जैसे 7429 बेटा, ये अपने आप में सभी प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ है, जो प्राइम नंबर से बेटा 17 19 और 23। अगर मैं रहता आपके स्कूल का टीचर तो मैं मोस्ट प्रेफर करता कि ये क्वेश्चन आपको मैं दूं, तो इसीलिए मैं उस बिहाफ पर कह रहा हूं कि ये पार्ट और बेटा इसका जो सेकंड के बाद थर्ड पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट इस क्वेश्चन में से जरूर तैयार कर लेना, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आपके पास स्क्रीन पर है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। एज यू कैन सी वी हैव टू फाइंड LCM एंड HCF। हमें LCM भी निकालना है बेटा, हमें HCF भी निकालना है, और उसका जो LCM और HCF का जो नंबर के साथ रिलेशन होता है मल्टीप्लाई वाला, वो भी हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर है जिसका आपको LCM निकालना है और बेटा HCF निकालना है, LCM और HCF दोनों ही निकालने हैं, वो हमेशा बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर बेटा, PX इंटू QX। अच्छा सर मान लो 3 नंबर्स हैं तो बेटा इंटू में RX भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और HCF के बराबर ही आता है। ये एक की पॉइंट है, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दो नंबर का अगर हम LCM निकालें, 3 का निकालें, 4 का निकालें, तो उनका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा, या 3 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। अब यही चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करनी है, तो आई मोस्ट प्रेफरेबली जो है वो मैं सेकेंड पार्ट कंसीडर करता हूँ। ये सेकेंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल दीज 3 पार्ट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, 510 का बेटा LCM निकालने की कोशिश करेंगे और HCF निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद PX और QX के साथ रिलेशन लगाएंगे। अब यहाँ पर 0 है तो डेफिनेट सी बात है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 बेटा, एक जाएगा, 2 5 10 और 2 5 10। फिर उसके बाद ये बेटा 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15 बेटा। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 1 5 और 5 7 35, और फिर ये बेटा 17 से चला जाएगा 1 पर। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो चीज़ हमने अभी कैलकुलेट की बेटा, ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट की, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ 510। 510 का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, जो कि आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा बेटा प्राइम फैक्टर निकल चुका है, जो कि हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब जो हम सेकंड पार्ट कर रहे थे बेटा, यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में हमें दूसरा नंबर भी दे रखा है, जिसे हमने देखा कि भाई ये तो 92 है, तो चलो 92 का भी निकाल लेते हैं। तो 92 का कैसे निकलेगा, तो 92 भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 92 देन फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व विद 2, क्योंकि प्राइम नंबर अगर निकालना है हमें प्राइम फैक्टर्स, तो बेटा सबसे पहले सबसे छोटा नंबर पिक करो। और ये भी याद रखो कि अगर यूनिट प्लेस में 2 है, यूनिट प्लेस में 0 है, या फिर कोई इवन नंबर है, तो बेटा वो 2 से डिवाइड हो ही जाने वाला है। तो 2 से करो
2 4 ज़ा 8 बेटा, 1 2 6 ज़ा 12, देन 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4 बिकॉज इट इज़ 46, तो 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, एंड देन 23 से, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 23 से ही जाएगा और कोई नंबर 23 को डिवाइड कर ही नहीं पाता है। तो यहां पर जो आपके प्राइम फैक्टर्स बने बेटा वो क्या क्या बने, वो बना 2 एंड देन 23, 2 2 23। तो यहां पर आपके पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया था बेटा, जब भी कभी भी आप एलसीएम निकालते हो तो उसके अंदर बेटा, एलसीएम के अंदर कॉमन प्लस नॉन कॉमन दोनों ले लेना। कॉमन वाला जो है वो एक बार, प्लस में नॉन कॉमन वाले भी बेटा एक बार, दोनों एक एक बार ले लेना, तो उससे आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। वहीं पर अगर आप एचसीएफ की बात करो तो इसमें कॉमन को लेना है एक बार बस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें अलग से एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। वैसे हो सकता है कि आपके टीचर ने कहा होगा कि एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसा करो भाई, दोनों नंबर को इकट्ठा लिख लो, दोनों नंबर को इकट्ठा लिख लो, मतलब 510 लिख लो और साथ में बेटा 92 लिख लो। फिर इस तरीके से आप करो। वैसे मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। 2 से अगर आप करोगे तो कितने पे जाएगा ये, ध्यान से देखो, 2 से करोगे तो कितने पे जाएगा, तो 2 से करने पर जाएगा ये, अभी हमने डिस्कस किया था 2 5 और 5 पर जाएगा, ये बेटा 46 पर जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से ये तो नहीं जा रहा पर ये वाला डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो ये इस तरीके से बेटा 23 आ जाएगा। फिर बेटा हम 5 से करेंगे तो 5 से करोगे तो कितने पे जाएगा, या 3 से करना चाहते हो तो 3 से भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। 3 से करना है तो 3 से कर लो, तो दिस इज फ्रॉम 3, तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 और 23 एज इट इज बेटा। देन 5 से जाएगा 17 पे और ये 23, और जब 17 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, 23 विल रिमेन एज इट इज, और बेटा 23 से जाएगा अगर ये, तो 23 से ये 23 पर ही, मतलब एक पर ही चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फैक्टर्स निकल कर आए बेटा वो आ गए 2 2 3 5 17 एंड 23। तो देखो वही चीज़ कर रखा है, 510 का अलग से निकाला था, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 निकाला था हमने ऊपर, देखो है ना। और बेटा नेक्स्ट वाले का आया था 2 2 23, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है 2 2 23। फिर उसके बाद जो इकट्ठा निकाला तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ मेंशन है बेटा पहले से। डन। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो हमने क्या करना था, हमने करना था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दिस वन वॉज द फर्स्ट नंबर, दिस वन वॉज द सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 46920। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी समझना होता है, कॉन्सेप्ट समझना है। फिर उसके बाद आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। अगर आपसे कोई बोलेगा भैया एलसीएम कैसे निकाला आपने, तो आप क्या बोलोगे जी, एलसीएम निकलता है इस तरीके से कि हमारे जितने भी कॉमन है ना टर्म्स, जैसे इसमें कॉमन ये है, इसमें कॉमन यहाँ पर देखो तो 1 है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही, मतलब 1 का मतलब एक ही नंबर है 2, तो यहाँ दोनों पर कॉमन 2 ही है। इसमें आपके पास 2 है बट इसमें ऊपर 2 नहीं बचा, इसमें आपके पास 3 है, नीचे 3 नहीं है बेटा। इसमें आपके पास अगर आप गौर से देखो तो 5 है, इसमें 5 है ना, तो इसमें 5 नहीं है कहीं पर, है क्या, नहीं। 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है, यहाँ 17 है तो यहाँ 17 नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा जो एचसीएफ आया वो आ गया क्या बेटा, 2 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 2। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होता है। तो हमने पढ़ा था कॉमन ओनली बेटा, क्या पढ़ा था हमने, कॉमन ओनली। तो जब हम कॉमन ओनली लेंगे तो हमारा वो एचसीएफ होता है, और जब हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ले लेते हैं, या फिर कॉमन वाले को एक बार लेकर नॉन कॉमन वाले को भी एक बार लेते हैं, तो हमारा ये आ जाता है। इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका भी है कि आप कॉमन वाले को एक बार लिख लो और जो अलग अलग फैक्टर्स थे उनके नंबर्स के वो भी लिख लो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप कहोगे कि सर ये तरीका नहीं अच्छा लगा, मैं एक और तरीका बताता हूँ। देखो 510 को देखें और 92 को बेटा, तो उसका आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो, जैसे अभी हमने निकाला वैसा एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद देखो 510 कहाँ कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 510 कहाँ कहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, तो जी 510 2 पर शॉर्ट हो रहा है तो 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद जी आगे सॉल्व, ये 2 पर नहीं हुआ, ये 2 पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये देखो
255 है, यहाँ पर भी 255 है, चेंज ही नहीं हुआ, तो 2 पर सॉल्व नहीं हुआ। फिर ये 3 पर सॉल्व हुआ है क्योंकि इसके बाद ये चेंज हो गया, 85 आ गया, दिख रहा है, तो इसीलिए ये फिर 3 हो गया, डन। नेक्स्ट आता है क्या 5 पर सॉल्व हुआ है, हाँ जी 17 आया है, ये जो आया है ये 5 पर सॉल्व होकर आया। फिर नेक्स्ट 17 पर सॉल्व हुआ, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। देन 92 का भी ऐसे ही बना सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो और वेरीफाई किया हमने, तो वेरीफाई करने के बाद इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है और इसका भी वही रिजल्ट आ रहा है। तो हेंस वी कैन से एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देन नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज है, तो हमें एक एक पार्ट लेकर बस ओवरऑल समराइज कर लेना है एक्सरसाइज में है क्या। एक मिनट। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ निकालो बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर्स चाहे 2 नंबर के निकालने के लिए बोले, चाहे 3 के, चाहे 4 के, चाहे कितने के भी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता लग ही गया है, बस आपको क्या करना है, अब अलग अलग निकालना है, सबका अलग अलग। तो बेटा जब आप 12 का निकालते हो, देखो यहाँ पर नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन में हमारे पास, जब हम 12 का निकालेंगे बेटा, तो 12 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप, तो कहोगे यार 12 निकलेगा 2 से 6 पे जी, 2 से 3 पर, 3 से ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है। 15 का कैसे निकालोगे, तो 15 का निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 से, नहीं 2 से तो जाएगा ही नहीं, 15 जाता है क्या 2 से, नहीं, तो हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और फिर बेटा 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। अच्छा उसके बाद 21 है, 21 का भी कर लो, 21 का करोगे तो क्या आएगा, 3 से 7 पे चला जाएगा और 7 से बेटा 1 पर चला जाएगा। इस तरीके से सभी के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए और वो यहाँ लिख दिया। देखो पहले वाले में 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख दिया है, दूसरे वाले में 3 इंटू 5 लिख दिया है, तीसरे वाले में 3 इंटू 7 लिख दिया है। अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पर देखो इस जगह पर हमारा 3 है ना, यहाँ पर भी बेटा 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इन तीनों जगहों पर 3 हम देख सकते हैं। और अगर 3 है तो डेफिनेट सी बात है 3 इज द कॉमन टर्म, हैंस वी कैन से एचसीएफ जो हमारा आया बेटा वो हमारा क्या आ गया 3। एचसीएफ कितना आ गया 3। अगर हम एलसीएम निकालें, प्राइम फैक्टर निकालकर एलसीएम निकालें, तो एलसीएम क्या बताया मैंने आपको, एलसीएम बताया कि जो कॉमन दिख रहा है यानी 3 कॉमन दिख रहा है, इसको एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो। तो इसका 3 जो है वो हमारा चला गया तो बच गया 2 raised to power 2, वो यहाँ लिख दिया। इसका 3 चला गया तो बच गया 5, वो यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ पर है ना। उसके बाद इसका 3 चला गया तो बच गया 7, जो कि यहाँ लिख दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो कॉमन वाला पार्ट है ना उसको एक बार लिख लो और जो नॉन कॉमन है उसको भी एक एक बार लिख लो। तो 420 इज द आंसर, यानी 420 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सारे पार्ट्स ऐसे ही होगा बेटा। 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक है, 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, 29 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, और इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। तो अगर आप नोटिस करो बेटा तो एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है 1, एचसीएफ क्या आ रहा है 1। वहीं पर एलसीएम की अगर हम बात करें तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, 17, 23, 29 ये सब हमारे एलसीएम में आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कॉमन वाला एक बार, नॉन कॉमन एक बार। तो कॉमन कुछ था ही नहीं, वो 1 था, और नॉन कॉमन बाकी सारे बच गए 17, 23, 29। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11339, और इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी ऐसे हो जाएगा, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, 5 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 एज अ एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए बेटा इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, विच विल गिव यू 1800 एज अ फाइनल आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बेटा कहता है कि 2 नंबर्स दे रखे हैं आपको, HCF ऑफ दीज नंबर्स। देखो क्या लिखा, क्या हुआ है, लिखा है HCF ऑफ, देखो HCF लिखने का मतलब क्या है, HCF एंड द ब्रैकेट में क्या दे रखा है 306 एंड बेटा 657। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि HCF इन दोनों नंबर का हमें 9 दे रखा है, पहले से पता है हमें इन दोनों का 9 है। अब कहोगे सर ये दोनों नंबर्स तो हमें पहले से दे ही रखे हैं, तो HCF तो हम खुद भी निकाल सकते थे, है ना, बिल्कुल निकाल सकते हो, HCF खुद भी निकाल सकते हो, LCM भी आप निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर एक रूल समझाने की आपको कोशिश की जा रही है, जो रूल आप पढ़ चुके हो पहले भी आप कर चुके हो, जो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू LCM इनटू क्या बेटा LCM लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। HCF इंटू एलसीएम होता है हमेशा पहला नंबर यानी PX इंटू दूसरा नंबर यानी कि बेटा QX। अगर 3-4 नंबर है तो वो सारे भी आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आता है, ये डैम श्योर है। तो HCF हम निकाल सकते थे वैसे, लेकिन हमें दे रखा है तो क्यों निकालना भाई? तो HCF हमारा है 9, LCM व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हियर, है ना? तो LCM ही कैलकुलेट करना है। PX हमारे पास पहले से ही है 306 बेटा, QX हमारे पास पहले से है 657। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए LCM। LCM चाहिए तो क्या लिखेंगे, 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय बेटा 9। इससे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 9 पूरा देखो पूरा 9 से भी कट जाएगा ये, तो 3 से काटना है तो 3 से भी काट सकते हो। तो 9 से काटना है तो आप 9 से काट लो, तो 9 3 जा 27 है ना? तो 9 3 जा 27 बच गया यहाँ पर 3, 9 4 जा 36 और 34 इंटू 57 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एलसीएम निकल कर आएगा बेटा वो आ जाएगा 22338। क्या आ जाएगा? 22338। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन हमने पढ़ा उससे हमें ये हेल्प मिली। वैसे निकालने बैठते तो इतने आसानी से थोड़ी आ जाता, नहीं आता ना। तो कहीं ना कहीं ये रूल आपके दिमाग में सेट करने के लिए ना दिया गया है क्वेश्चन, कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें आप एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करके भी रिजल्ट ला सकते हो। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज में बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 रेज टू पावर, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी ऑफ द नेचुरल नंबर n। क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 रेज टू पावर n जो है वो 0 पर एंड हो सकता है? ये आपसे पूछ रहा है, क्या ये 0 पर एंड हो सकता है? तो अब सवाल उठता है कि कौन सा नंबर 0 पर एंड होगा, कौन सा नंबर 0 पर एंड होगा? देखो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 10 तो ये 0 पर एंड हो रहा है ना। अगर मेरे पास एक नंबर है 20, ध्यान से देखते रहना, 20 0 पर एंड हो रहा है, 30 0 पर एंड हो रहा है ना, 40 0 पर एंड हो रहा है, और बेटा एक 100 ले लिया एग्जांपल में मैंने, ये भी 0 पर एंड हो रहा है। इन सभी नंबर की खास बात पता है क्या है कि सब 0 पर एंड हो रहे हैं। लेकिन और भी एक खास बात है कि ये सब नंबर अगर 0 पर एंड हो रहे हैं तो ये सब नंबर अपने आप में 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे, तभी तो 10 बनेगा। अगर मैं देखूं तो 10 को क्या लिखा जा सकता है? 10 को लिखा जा सकता है बेटा 2 इंटू 5। तो देखो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि एक नंबर है जिसके आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो उस प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? यही कि उस प्राइम फैक्टर में जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना वहां पर, वो सब नंबर ऐसे नंबर है बेटा जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो मेरा 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मेरा 10 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 20 की अगर मैं बात करूं तो 20 कैसे डिवाइड होगा? 20 डिवाइड होगा बेटा हमारा 2 इंटू 5 करके, 2 इंटू 5। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 है ना, और 4 5 जा 20। तो भाई एनी हाउ इसमें भी अगर आप देखो तो यहां पर 2 है, यहां पर क्या है हमारा 5 है, दोनों जगह पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। यहां पर 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। अच्छा व्हाट इफ अगर मैं 30 की बात करूं, 30 क्या होगा? 2 3 जा 6 5 जा 30, अगेन 2 और 5 दिख रहा है ना। और ऐसे ही 40 में भी अगर हम करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, तो उसमें भी 2 और 5 दिख रहा है। तो भाई एनी हाउ इज इट अ सिंपल रिलेशनशिप और नॉट? बताओ कि क्या ये सिंपल रिलेशन है या नहीं है? और हाँ भाई ये सिंपल रिलेशन है, जो कि ये बोलता है कि किसी भी नंबर को जो 0 पर एंड होगा उसमें डेफिनेटली एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर हमारा 5 रहने वाला है। एक फैक्टर क्या रहेगा? 2 रहेगा, और एक फैक्टर क्या रहेगा बेटा? 5 रहेगा। तो बस इस क्लेरिफिकेशन से आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन बी एंड विद 0 डिजिट और नॉट। बताओ क्या ये 0 से एंड होगा या नहीं, जहां पर n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप नोटिस करो बेटा, मैं कहता हूं 6 रेज टू पावर 1 तो क्या आता है? 6 आता है।
6 रेज टू पावर 2 तो मैं कहता हूं जी 36 आता है। 6 रेज टू पावर 3 तो जी मैं कहता हूं वो आता है आपका 216। इन सभी नंबर्स को अगर हम देखें ना तो ये सभी नंबर्स बेटा 6 यूनिट प्लेस के साथ है। 6 हमारा यूनिट प्लेस नंबर है। यहां पर 6 क्या है हमारा यहां पर यूनिट प्लेस नंबर। समझ में आ गया। अब अगर हमारा ये 6 यूनिट प्लेस नंबर है तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि 6 की पावर कुछ भी आप रख दोगे ना वो कभी भी बेटा 0 पर तो खत्म नहीं होगा, यानी उसका यूनिट प्लेस नंबर 0 तो कभी नहीं आ सकता। पर क्या हम इसको ऐसे 1 2 3 पुट करके देखें। अब 1 2 3 पुट करेंगे तो जो कितने पुट करें, मैं कह रहा हूं 4 नंबर पुट करें, 5 नंबर पुट करें, 50 नंबर पुट करें, हम क्या मतलब कितने रखें। तो कहते हैं कि इन सब चक्रों में हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक रिलेशन बोल देना है कि जो कोई भी नंबर ना यूनिट प्लेस नंबर पर तब 0 लेकर आएगा जब उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे। दैट्स इट। इस चीज को आप एक्सप्लेनेटरी पार्ट के तौर पर कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना बेटा, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे आप इसकी, ठीक है। जो मैंने आंसर लिखा उसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे देखो, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, यानी कोई भी नंबर जो 0 पर खत्म होगा, it should be divisible by 10, or in the other word we can say it will also be divisible by 2 as well as 5 we can say, so it must have two factors 2 and 5। आप कहोगे सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, देखो बहुत सिंपल सी चीज आपको लिखनी है। आप लिखेंगे कोई भी वैल्यू 0 पर एंड तब हो सकती है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कोई भी वैल्यू 0 पर एंड तब हो सकती है जब उसका यूनिट प्लेस नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होने वाला हो और 5 से डिवाइड होने वाला हो, यानी कि 0 तब मिलेगा ना जो 2 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड हो। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, यानी 6 रेज टू पावर n का जो प्राइम फैक्टर होता है बेटा वो होता है 2 इंटू 5 और उसकी पावर हो जाएगी n। अब ना तो यहां पर 5 हमें दिख रहा है ना 5 की कोई पावर दिख रही है, हमें 2 दिख रहा है, अग्री कि 2 दिख रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर 0 पर एंड कब होगा, जब उसमें बेटा 0 भी 2 भी हो फैक्टर उसका प्राइम फैक्टर और 5 भी उसका प्राइम फैक्टर हो। तो क्या यहां पर 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं? तो जी नहीं है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n। 6 रेज टू पावर n का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। सो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 रेज टू पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, एंड एज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 so 6 raised to power n cannot ever never end with what 0 for any value of n। बस इतना सा आपको लिखना है, दिस इज ऑल अबाउट। कैसा लगा? तो ऐसा चाहे आपका बेटा 2 रेज टू पावर जो ऐसा जो है वो 2 रेज टू पावर करके कुछ टर्म आ रही है उसमें 5 मिसिंग है तब भी सॉल्व होकर ऐसा ही स्टेटमेंट बनेगा। 5 रेज टू पावर समथिंग आ रही है 2 मिसिंग है तब भी यही होगा। यानी इसमें यहां पर अगर ये 8 रेज टू पावर n के लिए भी क्वेश्चन होता तो भी आंसर यही निकलता, क्योंकि 8 रेज टू पावर n को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और उसकी पावर बेटा n, 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर n, एंड दैट मीन्स व्हाट कि भैया यहाँ पर भी हमारी जो है वो 5 मिसिंग है। अरे भाई दिखेगा कैसे, चलो छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो मिसिंग है और यहां पर भी मिसिंग है 5, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं देगा रिजल्ट 0। डन। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक कंपोजिट नंबर है। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, पता है आपको? बताओ। कोई भी नंबर जो होता है ना वो मेनली 2 मेजर क्लासिफिकेशन में फॉल करता है, या वो नंबर खुद से डिवाइड होगा या वो नंबर किसी और से भी डिवाइड होगा खुद से डिवाइड होने के साथ साथ। अगर वो नंबर खुद से ओनली डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, 1 तो है ही, चलो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। और अगर वो 1 और खुद से के अलावा किसी और से भी डिवाइड होता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 1 और उसके अलावा खुद के अलावा कह सकते हो और भी फैक्टर्स हों। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि
ये नंबर जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, और ये नंबर्स जो हमारे पास दिए हैं बेटा, अगर इसमें आप गौर से देखें तो एक जगह पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में ये दो नंबर कंपोजिट नंबर है, बता रहा है क्यों। तो कह रहा है कि आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट मिल गया 13 इंटू 78, जिसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं बेटा तो आ जाता है 13 इंटू 13 इंटू 6, यानी कि इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक 13 बन गया, एक 6 बन गया, है ना, दो मेजर फैक्टर्स बन गए 13 और 6, और जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो अपने आप में कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे ही कहता है कि अगर आप दूसरे नंबर की बात करो तो दूसरे नंबर में कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद आता है 5 इंटू 1009, ठीक है। हालांकि 1009 को हम और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके दो फैक्टर्स तो बने, एक आपका 5 बन गया बेटा, एक 1009। 1009 इज अ प्राइम नंबर, ये याद रख लो। 1009 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, वो 1009 खुद से ही डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर की बात करें बेटा तो इस नंबर के दो फैक्टर्स निकल कर आ जाते हैं, और जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो आप देख सकते हो बेटा, इस स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है 1009 कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 is its factor and it is hence considered to be as a composite number. Composite numbers वो numbers होते हैं बेटा जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं as well as बेटा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं, या फिर कहें तो उसके तीन फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद, एक बेटा कोई और फैक्टर, या एक हमारा तो वन होता ही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज बेटा क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे हम। There is a circle या circular path around a sports field. Sania takes 18 minutes to drive one round of the field. यानी सानिया जो है वो 18 मिनट लेती है उसके एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, ठीक है। वहीं पर रवि लेता है 12 मिनट सेम एक चक्कर लेने के लिए। सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी दोनों के दोनों जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी कि सेम पॉइंट और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां से वो चले थे, मतलब वो ये कह रहा है कि मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सानिया भी चलती है बेटा, और बेटा दूसरा बंदा कौन था, रवि, है ना, रवि तो था, पढ़ लिया, अरे पढ़ा, ये लिखा हुआ रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो सानिया और बेटा दूसरा था रवि, दोनों इसी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और वो एक गोल चक्कर लगाते हैं। सानिया जो है वो लेती है 18 मिनट और रवि लेता है उसको कंप्लीट करने में 12 मिनट। तो अब बोल रहा है कि वो मिनिमम टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम, मिनिमम मतलब क्या हो गया, मिनिमम बोला मैंने, मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वर्ड आ जाए, लीस्ट आ जाए, सबसे कम आ जाए करके कुछ, तो बेटा उस केस में आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म में क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो मतलब एलसीएम हमें इवेल्युएट करना है, और एलसीएम इवेल्युएट करने के लिए अपन ने क्या करना है, ओ भाई वो सिंपल सी चीज है, एलसीएम ले लो। तो बस अब आपको 12 और जो हमारा नंबर 18 है उसका एलसीएम ले लेना है। सो वही कह रहा है क्या, इसकी स्टेटमेंट वाला पार्ट अगर आप पढ़ें तो मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन द सानिया फॉर कंप्लीटिंग one round of the circular path. As they going in the same direction, they will meet again in the same direction at the same point where Ravi will have complete one round and Sania will complete what? Sania will complete पता नहीं कितने राउंड, है ना। तो इस तरीके से आपको करने के लिए we have to make prime factors of these two numbers, 18 का 12 का दोनों का किया बेटा तो आपके पास आ गया 36, एलसीएम ऑफ दीज टू इज 36, hence we can say they will meet again after 36 minutes
and by which we can say Ravi will complete 2 round, 3 rounds. रवि will complete 3 rounds, क्योंकि रवि जो है बेटा कितना टाइम ले रहा था, 12 मिनट ना, तो 36 डिवाइड बाय 12 करो, तो रवि will complete 3 rounds, whereas सानिया will complete बेटा how many rounds, 2 rounds. ठीक है, तो सानिया 2 राउंड लेगी और रवि जो है बेटा वो 3 राउंड ले लेगा, लेकिन मिलेंगे वो तभी. क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब कहोगे क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो आप? यही कि बेटा इसको तो जरूर कर लो, चाहे यहां पर आप √5 वाला कर लो, ठीक है, यहां √5 वाला कर लो आप, चाहे √7 कर लो, चाहे √2 कर लो, √3 कर लो, कोई भी कर लो, लेकिन कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा. मैंने यहां पर एक्सरसाइज जो मेंशन किया हुआ है वो 1.3 है. अब रीजन आपको पता होगा बेटा, क्योंकि ये जो 1.3 मैंने मेंशन किया है ना, वो इसलिए मेंशन किया है क्योंकि पहले ये 1.3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब ये 1.2 होती है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज एलिमिनेट हो चुकी है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन लिया था, उसमें भी बोला था. अब अगर मैं यहां पर देखो, मैंने कहा कि चाहे क्वेश्चन कोई सा भी आप पिक करो, सब में सेम ही होगा. इस थ्योरम को देखो, थ्योरम 1.3, √2 एक हमारा जो है वो इर्रेशनल नंबर है. वो कह रहा है √2 एक इर्रेशनल नंबर है. वैसे बोर्ड के अंदर ज्यादातर टाइम √3 का क्वेश्चन पूछा जाता है. रीजन बता दूं क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में √2 है, हमारे एक्सरसाइज में जो है √5 है, तो आपसे √3 का पूछा जाता है. ठीक है, तो आप ये याद रखें कि आपको √3 वाला भी ऐसे ही करना है जैसे कि आपका यहां पर √2 दिया गया है, √5 दिया गया है, और बेटा √7 साथ ही √11 तक आपको करना है. अब कहोगे सर इसके बाद आ गया तो कोई भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, स्टेप्स तो सबके सेम है, प्रोसीजर तो सबका सेम है. वो मैं अभी आपको मैच करके भी दिखाऊंगा कैसे. पहले √2 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है. अब ये हमें पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर ही है, हमें पता है, पर ये लिख थोड़ी सकते हैं कि भाई हमें पता, हमने बचपन से पढ़ा था, रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ना हो, मतलब अगर जिसके रूट्स ना निकले, जो फर्दरली आप कह सकते हो अंडर रूट ना सॉल्व हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स. √4 अगर आ जाए तो क्या वो इरेशनल रहेगा? नाचना, √4 इरेशनल नहीं रहेगा. रीजन क्या? क्योंकि √4 का सिंप्लीफिकेशन होकर 2 आ जाता है. लेकिन मैंने कहा √3 क्या वो इरेशनल होगा? हाँ जी बिल्कुल, √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 सॉल्व नहीं हो पाएगा, √5 सॉल्व नहीं हो पाएगा, √7 सॉल्व नहीं हो पाएगा, √8 सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन √9 सॉल्व हो जाएगा, फिर उसका 3 हो जाएगा. तो कोई भी ऐसा नंबर रूट के अंदर हो जो सॉल्व ना हो पाए डायरेक्टली विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी प्राइम फैक्टर से पेयर बनाकर अगर सॉल्व ना हो पाए, तो वो सब इरेशनल नंबर्स होते हैं. वैसे तो हमें पता है ये इरेशनल है, पर हम लिख थोड़ी सकते हैं कि वी ऑलरेडी नो इट इज अ इरेशनल नंबर. तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, हालांकि वो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, हमें रटना पड़ता है, लेकिन बता देता हूं. सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज इरेशनल. हम मानते हैं ये कि एक इरेशनल नंबर है. कॉन्ट्ररी का मतलब हमें पता है कि ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, फिर भी हम इसे मानते हैं कि रैशनल नंबर है. ठीक है, अब आपने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी भाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी? कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर बेटा q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती. उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वहां q 0 नहीं होना चाहिए. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें इतनी नॉलेज तो है ना. कोई भी रैशनल नंबर यही होता है. तो कहता है कि इसी तरीके से बेटा यहां पर इसको लिख देगा कि so we can find r and s such that √2 is a rational number, so it can be written as a r/s format. जो मैंने यहां पर नीचे p/q लिखा है ना बेटा, उसने वहां पर उसे r/s लिख दिया. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोसीजर वही है. आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है सपोज कर लेते हैं r और s के जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन 1 है. ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है. कई बच्चे बोलते हैं सर ये लाइन मिस कर जाएं, तो बेटा r और s अपने आप में ना सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. आपने देखा होगा, आपने अब तक जो है चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया होगा, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं. और जब हमें कोई भी एंगल रेशो में दे रखा होता है तो उसके साथ हम k लगा लेते हैं. क्यों लगाते हैं वो k?
इसीलिए लगाया जाता है बेटा। अगर पढ़ लिया है तब आपको थोड़ा सा पता लग रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं आपको कराऊंगा। तो वो के इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें जो दे रखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो फिलहाल यहां पर हम मान के चलेंगे कि हमारा ये जो R और S है या P और Q है या A और B है, कुछ भी जो मानते हो आप, वो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसका फैक्टर अदर देन 1 है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर एंड इट विल बिकम, अगर मान लो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता, इसके फैक्टर 1 ही होते, तब तो हम सिर्फ इसे R बाई एस लेकर कर लेते क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। और अगर हम कहते हैं क्या, देखो सपोज R और S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मान लेते हैं उसका कोई कॉमन फैक्टर है, मान लेते हैं उसका कोई कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है बेटा तो वो ऊपर नीचे से सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 3/5 है हमारा, तो ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो 3/5 इज रिटन एज 3/5 ओनली। बट अगर मैं कहता हूं ये 6/10 था, जो कि अपने आप में R बाई एस है, तो अगर ये कॉमन फैक्टर हुआ इसका, जो कि है यहां पर 2, तो 2 3 2 5 हो जाएगा। अब क्या ये 3/5 6/10 से मिलता जुलता लग रहा है? नहीं, कुछ तो बदला है। तो ये पहले P बाई क्यू था या फिर R बाई एस था, अब उसे वो A बाई बी बोल देगा जो सॉल्व होकर आया है। अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मैंने जो माना है ना वो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसका फैक्टर 1 ही है, मैं ये अगर मान लेता हूं तो मेरे को फिर बदलने की जरूरत नहीं है, मैं R बाई एस लेकर ही करूंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इस लाइन को मेंशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ना बोलते हैं कि भैया इसको छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं R और S का अदर देन 1 कॉमन फैक्टर है, अगर है तो फिर बेटा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हुए आप लिखेंगे क्या, √2 एज A बाई बी, और A और B अब को प्राइम नंबर्स हैं। तो जी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर कहते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो अपने आप में दोनों ही प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके बीच कुछ कॉमन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद स्टेप्स जो है वो सब में सेम रहने वाले हैं। सेम क्या क्या है, देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड रीअरेंजिंग वी विल गेट। आपने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, A का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, B का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया बेटा। अब इससे क्या मिल गया आपको, 2B स्क्वायर अपॉन A, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब इससे ये पता लग गया कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो A स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड में 2 देख रहा हूं तो राइट साइड में वो डिवाइड में जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यही स्टेटमेंट इसने लिख दिया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ हमने थ्योरम 1.3 डिस्कस किया था। उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर का अंडर रूट भी उस सर्टेन नंबर से डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अगर मैंने कहा कि किसी नंबर का स्क्वायर एक सर्टेन नंबर ABC किसी से डिवाइड होता है, तो जिस नंबर का स्क्वायर आपने लिया था उस नंबर का, यानी स्क्वायर वाले नंबर का अंडर रूट अगर हम कर लें तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर अगर 2 बेटा A स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 2 हमारा A को भी डिवाइड करेगा, 2 हमारा A को भी डिवाइड करेगा। सो वही कहता है कि उस रूल से हम कह सकते हैं इट फॉलो दैट 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, 2 डिवाइड्स A ऑल्सो। सो A कैन बी रिटन एज 2C। अब देखो कोई नंबर किसी नंबर को अगर डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर्स आते हैं, क्वोशंट आता है ना। अब ये डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से अगर डिवाइड करेगा तो क्वोशंट कुछ भी आए लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 आता है। अब क्वेश्चन जो भी आएगा वो हमें पता नहीं है, तो उस क्वेश्चन को इसने कह दिया कि भाई वो क्वेश्चन C है। समझ में आ गया? A ले चुके थे, B ले चुके थे, तो वो नहीं ले सकते, तो C मान लिया इसने। तो वहां पर कह रहा है कि भाई C कोई भी एक इंटीजर है जो कि क्वोशंट है इसका। डन, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अगर हम A की जगह 2C पुट कर दे अपने यहां पर, इस जगह पर A की जगह 2C पुट कर दो, अगर A की जगह क्या रख देंगे बेटा, हम 2C रख देंगे। तो जैसे A की जगह 2C रखोगे तो ये बन जाएगा 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर, और इससे मिल जाएगा बेटा आपको ये, दैट इज 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, जो कि यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट। उसके बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पहले हम बोल रहे थे कि वो डिविजिबल है, अब बोल रहे हैं कि B स्क्वायर डिविजिबल है, क्योंकि B स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर मैं C के बराबर लिखूं, C स्क्वायर के बराबर। तो कभी ये डिवाइड हो रहा है, कभी वो डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो नंबर लिया है वो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब अगर कोई नंबर अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो किसी और नंबर से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। जबकि एक बार इधर वाला 2 से डिवाइड हुआ, फिर हम बोलेंगे एक बार वो वाला 2 से डिवाइड होगा, फिर उसको किसी और क्वोशंट में लेंगे तो वो तीसरे से डिवाइड होगा दोबारा से। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि ये डिविजिबिलिटी चलती रहेगी। और अगर कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद भी फर्दरली डिवाइड होता जा रहा है तो यानी कि अपने आप में ये एक ऐसा नंबर है जिसका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है, जिसका रिजल्ट टर्मिनेट होगा ही नहीं और हर बार नंबर अलग आएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर होता है बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और बार बार नंबर बदल बदल के ला रहा है क्वोशंट में, तो उस नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। तो हमने यहां पर वही लिख देना है कि भैया हमने गाना गाया था थोड़ी देर पहले कि ए और बी जो है उसका कॉमन फैक्टर 2 था, डिवाइड कर दिया हमने, लेकिन हमारा जो था हमने कहा कि भी अदर देन फैक्टर 1 था, वो हमने सिंपलेस्ट कर दिया था। करने के बाद भी बार बार आपके फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो हमने जो माना था वो हमने गलत कर दिया, हमने गलत मान लिया था। तो √2 अपने आप में इरेशनल है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। हर क्वेश्चन में चाहे √2 के लिए आए, √3 के लिए आए, √5 के लिए आए, 7 के लिए आए, सब क्वेश्चन में स्टेप्स यही रहने वाले। तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया बेटा। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ जिसमें √5 के बारे में पूछा है। एक चीज और याद रखना बेटा, रैशनल और इरेशनल के बीच अगर फाइट होती है तो फाइनल आंसर विल बी इरेशनल, चाहे वो मल्टीप्लाई करके हो, चाहे ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, चाहे डिवाइड करके, फाइनल रिजल्ट विल बी इरेशनल अगर वो इरेशनल नंबर बेटा कटता नहीं है तो। समझ में आ गया? तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जो नंबर्स अपने आप में सिंप्लीफाई होने के बाद कॉमन फैक्टर 1 रखे, रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो। अगर आपका रिजल्ट ऐसा आ रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर देता है, मतलब चलता जाता है डिवाइड करने पर, तो उस नंबर को भी इरेशनल कहते हैं। समझ में आ गया इरेशनल नंबर्स क्या हैं? चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा √5 के बारे में। √5 का भी सेम प्रोसीजर है। √5 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो √5 अपने आप में क्या बोल रहा है, एक इरेशनल नंबर है ना, वो हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर होता है, वी ऑलरेडी नो, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन का इसका स्टेप भी बिल्कुल √2 जैसा ही है। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, आप लिख लेंगे कि भाई हम मान लेते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है या रैशनल मानेंगे, रैशनल तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि √5 एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर ऊपर वाली पूरी स्टेटमेंट को मैंने एज इट इज कॉपी किया सो दैट स्टेटमेंट के अंदर कोई डिफरेंस ना निकले, ठीक है। लेट अस अज्यूम लिखा है तो यहां पर मैंने लिख दिया लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, जस्ट लाइक ऊपर वाले की तरह, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? अगली लाइन में क्या लिखा था, हमने कहा कि भैया इससे ये कंक्लूजन निकलता है, तो हम कह रहे हैं कि देयरफॉर वी कैन फाइंड 2a and b such that √5 is equal to a by b, because if this one is a rational number so this must be expressed in form of p by q obviously. a and b have common factor other than 1, सेम वही स्टेप है। देखो सपोज कर लो कि उसका कोई एक से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट a and b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ए एंड बी क्या है अपने पास, को प्राइम नंबर। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसे डिवाइड कर लेंगे और ए और बी को कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर हम बोल देंगे। मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा एक और चीज बेटा कि आप यहां पर बेटा ना, यहां पर ए बाई बी की जगह आप पी बाई क्यू ले लेना, और उसके बाद फिर आप ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट कर लेना, ठीक है। आप कहोगे सर आपने पहले से क्यों नहीं कर रखा, ये भी गलत नहीं है, पर एनसीईआरटी स्टेटमेंट के हिसाब से कहता है कि आपका कुछ और था, सिंप्लीफाई होकर ऐसा हो गया, तो हम भी वैसा ही बना ले तो बेटर है। तो हमने कहा कि हमारा p बाई क्यू था और अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो उसको हमने कह दिया a बाई बी के बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था भाई, उसको मानने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही सेम यहां पर किया है 100 लिखकर, है ना। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, वही सेम चीज करेंगे। अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू √5 भी लिख दिया हमने, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, वो लाइन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद a विल बिकम a स्क्वायर, √5 विल बिकम 5 एंड b विल बिकम b स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाता है बेटा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर वो 5 से डिवाइड होगा, अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या मान लिया था, उसे c, हमने c मान लिया था।
तो इसीलिए अब यहाँ पर कुछ और मान के मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 5k। फिर मैं a की जगह क्या करूंगा, 5k पुट कर दूंगा a की जगह, जहां पर a है बेटा। बहुत ही नीट एंड क्लीन सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है। तो a की जगह 5k लिख दिया हमने, ये रहा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 5b का 5b रह गया, इतना आ गया समझ में। नाउ 5k का स्क्वायर अगर हमने किया तो हो जाएगा बेटा, ये सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाया मैंने, बट ये होगा क्या, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, है ना, और उसके साथ √5 का स्क्वायर विल बिकम 5। इस 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, और 25 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बचेगा सिर्फ 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अभी हमने बोला था क्या, अभी हमने बोला था कि b इज डिविजिबल बाय a इज डिविजिबल बाय 5। अभी हमने बोला a इज डिविजिबल बाय 5। अब यहां से निकल के आ रहा है क्या कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पहले हमने बोला a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, एंड इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5, थ्योरम नंबर 1.3 याद रखना कि अगर आपका a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है बेटा तो a भी डिविजिबल बाय 5 होगा। अब मैंने बोला पहले कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, यानी b भी डिविजिबल बाय 5 होगा। फिर इसके बाद a b से k lmn में चलता चला जाएगा और डिविजिबल होता जाएगा। पर इस तरीके से हमने तो कहा तक भी अब उसका कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहां तो बार बार निकल के आ रहा है। सेम वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, आपने नोटिस किया? तो हर क्वेश्चन में सेम ही है, बस वहां पर 3 का खेल चल रहा था, 2 का खेल चल रहा था, यहां पर 5 का खेल चल रहा है। आना वही है, नंबर बदलना है बस। दिस मीन दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हैंस b इज डिविजिबल बाय 5। आपने लेटर्स तो लिखे होंगे ना, अरे वो लेटर्स नहीं भाई, प्रिंसिपल को लेटर्स लिखे होंगे ना, और प्रिंसिपल को लेटर लिखे होंगे तो समस्या कोई भी हो, बस सब्जेक्ट बदलना होता है हमें। प्रॉब्लम में वही गाना गाना होता है एक जैसा ही, कुछ लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, पैटर्न सेम होता है ना। लेफ्ट साइड में जो लिखना है, ऊपर जो लिखना है, हेडर और फुटर में जो लिखना है, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करके हम काम चला सकते हैं। एक बार हमें ये लिखने का पता लग जाए कि फॉर्मल लेटर ऐसे लिखा जाता है, तो उसको बस फॉलो करते रहो, आप लेटर लिखते रहो जितने लिखने हैं। या फिर आप यूं सिंपल से समझ ले कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि भैया ये रास्ता है, इस पे बस ये चीजें बदल लेनी है, तो बस बदलते जाओ, करते जाओ, चाहे √5 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या कुछ फर्क? पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये कहता है क्या, दिस मीन्स दैट a and b, या दिस इंप्लाइज दैट a and b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, and this is contradiction to the fact that a and b are co-prime number। जो हमने माना था a और b co-prime numbers हैं, उसका एक contradiction है, यानी अपवाद है, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 जो है वो उसको p by q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, और it can be said that √5 is irrational number। अब ये स्टेटमेंट अगर आपने कर ली ना तो सभी क्वेश्चंस आप कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक पार्ट आपका रैशनल है और एक पार्ट बेटा आपका इरेशनल है, तब क्या करें? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी सिंपल सी आपको, चाहे नंबर बेटा रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, अगर उनका हम सम करेंगे, दो रैशनल नंबर्स का सम करोगे तो फिर तो रैशनल आएगा, दो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम करोगे तो चांसेस हैं इरेशनल ज्यादा आने की, बशर्ते वो इरेशनल कटे ना, सिंप्लीफाई ना हो। बोलोगे भैया 3√2 माइनस में 5√2, तो माइनस का 2√2 आएगा, और माइनस 2√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हो गया कि कटना नहीं चाहिए, सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए, रूट गायब नहीं होना चाहिए। अगर रूट का नंबर बच रहा है वहां पर फाइनल में भी, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका इरेशनल ही होता है। तो यहां पर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 is a rational number. Therefore, we can find two co-prime integers a and b such that 3 + √5, 2√5 actually, is equal to a by b. And after simplification, यानी हम जो रैशनल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेते हैं। रैशनल पार्ट में बेटा अपना ये 3 आएगा, है ना, तो इसको राइट साइड में लेकर चले गए हम, सो दैट ये पूरी टर्म रैशनल वाली एक तरफ हो जाए, और ये हमारा जो है रूट वाला जो होता है वो इरेशनल होता है, हमें पहले से पता है, वो एक तरफ हो जाए।
इसमें से भी फिर हमने 2 को अलग कर लिया। जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन फंडा यहां पर है वो ये कि रूट की वैल्यू जो है ना वही हमें परेशान करती है, क्योंकि वही इरेशनल बना रहा है उसे। तो रूट वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, बाकी सब को एक तरफ सिंप्लीफाई करके कर लो, जो कि मैंने कर लिया है यहां पर। उसके बाद अगले स्टेप में क्या कहता है, कहता है क्या, ध्यान से देखना, कहता है क्या, सिंस ए एंड बी आर द इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स 1/2 a by b minus 3 will also be a rational and therefore root 5 is a rational। इससे हम कह सकते हैं रूट 5 क्या है आपका, irrational। This contradictory fact that root 5 is a irrational, ये कहता है कि भैया ये तो रूट 5 irrational तो होता ही नहीं है। Hence our assumption was, जो कि हमने पुट किया था कि ये एक रैशनल है, वो फॉल्स है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा, कि अगर आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि रूट 5 इरेशनल है, तो वो पूरी गाथा गाओ जो मैंने अभी गाना सुनाया था आपको। मतलब जो लिरिक्स यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिया था मैंने, और जो इससे पिछले क्वेश्चन में बेटा मैंने दिया था, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ रूट 5, रूट 7 और रूट 11 समथिंग आता है, अगर दो ऐसे नंबर्स आते हैं जिसका एक पार्ट रैशनल और दूसरा इरेशनल है बेटा, तो उस केस में जो इरेशनल वाला पार्ट है ना उसको आप सपोर्ट लेकर कर लो, यानी कि हम उसको बोलेंगे कि वो इरेशनल है। रूट 5 को यहां पर रैशनल कहीं प्रूफ किया या इरेशनल कहीं प्रूफ किया नहीं ना, हमने बोला कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो अगर मेरा राइट साइड वाला पार्ट रैशनल है तो भला लेफ्ट साइड वाला इरेशनल कैसे हो सकता है, जबकि हमने तो पढ़ा है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्शनल है स्टेटमेंट। ऐसे बेटा 1/√2 का होगा, 1/√2 को करेंगे तो इसको भी सेम उसी तरीके से a/b की इक्वल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। राइट वाला पार्ट जो है वो हमारा रैशनल पार्ट हो गया, तो लेफ्ट वाला हमारा क्या है, इरेशनल है। तो बोलेगा कि √2 एक रैशनल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर राइट वाला रैशनल है तो, जबकि √2 एक इरेशनल होता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा इरेशनल हो गया। कितना ईजी होता है, ऐसा क्वेश्चन कम ही आएगा, ज़्यादा चांसेस √3, √5, √7, √11 के ही होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ना करना आसान है। इसमें रैशनल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, बोल देते हैं रैशनल है, तो लेफ्ट वाला पार्ट जो √5 बच गया वो भी अपने आप में रैशनल होगा, जबकि हमने पढ़ा हुआ है √5 एक इरेशनल नंबर होता है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, और हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। √3 का आपके पास एग्जाम्पल में ही मेंशन है बेटा, प्रूव करो कि √3 एक इरेशनल है। तो मोस्ट प्रोबेबल √5, √3, √2, √7, √11 तक ही आता है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे, और बस इतना सही है यहाँ पर। तो इसके एक्सरसाइज पर आ जाओ, तो एक्सरसाइज में कह रहा था √5 प्रूव करो, है ना, √5 प्रूव करो। उसके बाद कहता है प्रूव करो 3 + 2 √5 को, प्रूव करो 1/√2 को, प्रूव करो 7 √5 को, 6 + 2 √2 को। ये सब हम कर चुके हैं, और हमारा ये चैप्टर लगभग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप लोगों को चैप्टर से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो यहाँ पर आए और आपने कुछ सीखने की कोशिश की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नहीं, अगर आपको सिर्फ अपना काम चलाना है तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देखें और देखकर बस ये कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, सो दैट हमारा मोरल इम्प्रूव हो, हम किसी और ऐसे ही ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प कर पाएँ जिनको और ज़्यादा नीड की रिक्वायरमेंट है, मतलब और ज़्यादा जो कह सकते हो हेल्प की रिक्वायरमेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मिलना चाहते हैं तो, और सीखते हैं कुछ नया। टेक केयर, बाय बाय।